राज्य के सबसे अहम विभाग की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के हाथों में आ गई है। नई सरकार में बीजेपी के 14 मंत्रियों को 20 विभाग मिले हैं, जबकि जेडीयू को 21 विभाग मिले हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन बाद बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। नई कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला बंटवारा गृह विभाग का है। बीजेपी को पहली बार सबसे अहम गृह विभाग मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने इस बार गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। नई कैबिनेट में सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। सम्राट के हाथों अब बिहार में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की कमान होगी। सीएम नीतीश ने 20 साल से गृह विभाग अपने पास रखा था, लेकिन अब नीतीश ने इसे सम्राट चौधरी के हाथों सौंप दिया। नई सरकार में बीजेपी को 20 विभाग मिले हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम गृह विभाग, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग, दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग, नितिन नवीन पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, रामकृपाल यादव कृषि विभाग, संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा, सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन, नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, लखेंद्र पासवान SC/ST कल्याण, श्रेयसी सिंह खेल विभाग, सूचना प्रावैधिकी, प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु। नई कैबिनेट में जेडीयू को भी 21 विभाग मिले हैं। विजय चौधरी जल संसाधन भवन निर्माण विभाग, विजेंद्र यादव ऊर्जा विभाग वित्त विभाग वाणिज्य कर, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास परिवहन विभाग, सुनील कुमार शिक्षा विभाग, अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य, लेशी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, मदन सहनी समाज कल्याण, मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण। नई कैबिनेट में चिराग पासवान की LJPRB को 2 विभाग मिले। संजय कुमार पासवान गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री बनाए गए। संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। हमसे संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग की कमान मिली है। RLM से दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का जिम्मा मिला है। बिहार की नई कैबिनेट में मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में वरिष्ठ मंत्रियों के अनुभव और सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा गया है। कई विभाग पुराने चेहरों के पास ही रखे गए तो कई नए चेहरे को अहम विभाग भी मिले। इस बार नीतीश कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ। 20 साल से मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा था, लेकिन इस सबसे अहम विभाग की जिम्मेदारी नीतीश ने अब सम्राट चौधरी को सौंप दी है। वहीं वित्त विभाग की जिम्मेदारी विजेंद्र यादव को मिली है। वित्त विभाग पहले बीजेपी के पास रहता था। नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन सहित अन्य बचे हुए विभाग संभालेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, नई सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने अपनी खुशी जाहिर की है। कृषि मंत्री बनने के बाद रामकृपाल यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। रामकृपाल ने कहा कि बिहार के लोगों की भलाई के लिए हम काम करेंगे। तो पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश के विजन पर काम करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। गया था उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, नई जिम्मेदारी भी दिया है उन्होंने, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूं, उनके सोच के अनुकूल विकसित बिहार में अपने योगदान दूं ताकि बिहार विकसित हो जाए, तेज रफ्तार से आगे बढ़े। यही उनका आशीर्वाद लेके जो जिम्मेदारी मिली है उसके अनुरूप मैं काम करूंगा, बिहार की भलाई करूंगा। मैं मानता हूं कि बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा है और गृह विभाग हो या कोई भी अन्य विभाग, सभी विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशन पे ही काम करते हैं। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा हम लोग पे किया है, हम लोग मुख्यमंत्री जी के उस भरोसे पे कैसे कायम रहे और मुख्यमंत्री जी के जो विजन है उस विजन को लेके कैसे आगे बढ़े, इसके दिशा में हम सभी मंत्री काम करेंगे। जो जवाबदेही मिली है उसका सही ढंग से, सही तरीके से, कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से उसका निर्वहन किया जाएगा और आम
आवाम जनता के लिए जो भी सरकार में प्रोविजन है उसके लिए धरातल पर इन योजनाओं को उतारा जाएगा। और देखिए बड़ी खबर, 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होगी। सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक होनी है। सीएम नीतीश ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय की कैबिनेट सभागार में यह बैठक होगी। बैठक में सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसके साथ साथ सबसे अहम बिहार विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर भी फैसला किया जाएगा। तो नीतीश कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी नई सरकार गठन के बाद से, और बिहार विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग दौरे पर हैं और इस दौरे से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत भोजपुरी गाने के साथ किया गया। गंगा मैया को समर्पित ये गाना सुनकर पीएम मोदी भी गदगद हो गए। वो भोजपुरी गाना है। मैं ट्रांसलेट करना तमिल में, तो आई sang both भोजपुरी एंड तमिल टुगेदर। मैं आरती उतावरे गंगा मैया, मैं आरती उतावरे गंगा मैया, हे गंगा मैया हो गंगा मैया, मैं पूजन आई रे गंगा मैया, मैं पूजन हम आई रे गंगा मैया। वहीं इसके बाद पीएम ने मैथिली में एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया। पीएम ने पोस्ट में अपने इस अनोखे स्वागत के अनुभव को साझा किया। उन्होंने लिखा कि ई हमरा लेल अत्यंत हर्ष और भावनात्मक अनुभव छेल जे हम जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीकी गिरमिटिया गीत गंगा मैया का प्रदर्शन देख सकलहु। एही लेल ई देखब सराहनीय अछि जे ई सांस्कृतिक संबंध आयो जीवंत राखल जा रहल छी। वहीं इसके बाद पीएम ने एक पोस्ट भोजपुरी में भी किया। हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा, हमरा खातिर ई बहुत खुशी के और भावुक अनुभव रहल कि हम जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के गिरमिटिया गीत गंगा मैया के प्रस्तुति देखनी। एही से ई सांस्कृतिक नाता के आजो जीवन देखल बहुते सराहे जोगबा। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की कलह बढ़ती ही जा रही है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि बिहार के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बागी नेता धरना पर बैठे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के पहुंचने पर नेता और उग्र हो गए और नारेबाजी तेज कर दी। 113 वोट से हारने वाले व्यक्ति में किस आधार पर मेरे टिकट को वंचित किया गया हमसे? ये तस्वीर पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की है। कुछ भी नहीं है पप्पू यादव जी, ये लोग मिली भगत करके मेरा टिकट को काटा। अनुशासनहीनता के आरोप में बिहार प्रदेश कांग्रेस ने 43 नेताओं को शो कॉज नोटिस जारी किया है, जिसके खिलाफ बागी नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम में धरना दिया। और जब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव समझाने पहुंचे तो नाराज नेताओं ने पप्पू यादव पर भी जमकर आरोप लगाए। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता उनको नोटिस दे रहे हैं, उनको कांग्रेस में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कृष्णा अल्लाह बरू हो, चाहे वो राजेश राम हो, ये तीनों सचिव। मौके पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। नाराज नेताओं ने पप्पू यादव पर भी जमकर आरोप लगाए। बाद में नाराज नेताओं के विरोध पर पप्पू यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे ऐसे लोगों का जवाब नहीं देते। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आए, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा होता है, आकाश पे थूक फेंकने से कुछ नहीं होता।
बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस का कलह अब पूरी तरह सार्वजनिक हो चुका है और धरना प्रदर्शन के साथ ही अब बात इस्तीफे तक पहुंच गई है। बिहार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमें पद पे बने रहने का कोई औचित्य है जब हम महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी ही पार्टी के अंदर हम महिलाओं को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने नाराज नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि किसी तरह का विरोध पार्टी फोरम पर होना चाहिए, सार्वजनिक मंच पर नहीं। बिहार में अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही कांग्रेस की बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई है। पार्टी महज 6 सीट पर सिमट गई है। इसके बाद से नेताओं के बीच वार पलटवार का आरोप जारी है। टिकट बंटवारे से लेकर टिकट बेचने तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पराजय के बाद आरजेडी ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के बाद अब चुनाव धांधली का भी आरोप लगा दिया है। आरजेडी ने 3 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी किए हैं और साजिशन ये कहा है कि बैलेट पेपर रिजेक्ट करने का आरोप भी लगा दिया है। आरजेडी के आरोपों पर सियासत अब सुलग गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी पराजय मिली। आरजेडी को ऐसी हार मिली है जिसने पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा था। चुनावी नतीजों से निराश आरजेडी अब हार का ठीकरा ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहा है। आरजेडी ने एक बार फिर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि कुछ विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट जानबूझकर रद्द कर दिए गए, जिससे महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर 3 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी किए। आरजेडी ने नबीनगर, अगियाओं और संदेश विधानसभा में विपक्ष को हराने की साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट करने का आरोप लगाया है। देखिए, बिहार में चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें किस तरह का खेल हुए यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। किस तरह से बिहार में जो चुनाव परिणाम आए हैं यह स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से खेल किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में आरजेडी के धांधली के आरोपों पर सियासत सुलग गई है। दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर करारा पलटवार किया है। दिलीप जायसवाल ने उन सीटों का आंकड़ा बताया जहां एनडीए नजदीकी मुकाबले में हार गया, तो जेडीयू ने कहा इन आरोपों का कोई मतलब नहीं कि इन लोगों को मोतियाबिंद का रोग हो गया है। 3 सीट का बोलने के पहले उनको ये बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ सीट मात्र 30 वोट से हार गई। ये उनको याद नहीं आया। फारबिसगंज मात्र 100 वोट से हम हार गए। ढाका सीट पवन जायसवाल जी 173 वोट से हार गए। चनपटिया 38 वोट से हार गए। उनके द्वारा आरोप लगाना ये कोई नई बात है। वो तो आज आरोप लगाए, कल अपने भूल जाते हैं। आरजेडी और कांग्रेस जिंदगी भर कभी पलट के ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे। हर हार के बाद आपको एक ईमानदार मंथन करने की जरूरत है। आरजेडी के आरोपों और दावों के उलट अब जरा इन आंकड़ों को भी देख लीजिए। कई ऐसी भी सीट है जहां बेहद कम अंतर से एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है। कैमूर के रामगढ़ सीट पर बीएसपी ने सिर्फ 30 वोट के अंतर से जीत दर्ज की और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। पूर्वी चंपारण की ढाका सीट पर भी बीजेपी को सिर्फ 178 वोट के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई। अररिया की फारबिसगंज सीट पर भी सिर्फ 221 वोट के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। यहाँ कांग्रेस की जीत हुई। चनपटिया सीट पर 602 वोट के अंतर से कांग्रेस के हाथों बीजेपी हार गई, तो जहानाबाद में 793 वोट के अंतर से फैसला हुआ और यहाँ भी जेडीयू की हार हुई। ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई। यानी विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें रहीं जहां नजदीकी मुकाबले में महागठबंधन और एनडीए को पराजय का सामना करना पड़ा। निर्वाचन आयोग पहले भी इस तरह के आरोपों को खारिज कर चुका है, लेकिन आरजेडी लगातार ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं में हार के गुस्से और गम को कम करने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में हमारे लाखों वोटर्स का नाम काट दिया गया और बाहर से वोटर को लाकर चुनाव जीता गया।
इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और संसद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग भी लाएंगे। यहाँ हमारे 72 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया। दूसरे राज्यों से मतदाताओं को दिल्ली से लेके बॉम्बे से ले आकर के बिहार में मतदाता सूची में नाम डालकर चुनाव को प्रभावित करने का साक्ष्य हमारे पास सैकड़ों की तादाद में है, जिसको हम लोग कोर्ट भी ले जाएंगे और हम लोग पार्लियामेंट में भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाएंगे। और देखिए, जाले से विधायक जीवेश मिश्र इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए, लेकिन इन्होंने इससे लेकर सकारात्मक रुख अपना दिखाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो पूरी सोच समझ के बाद तय होती है। जीवेश मिश्रा ने नए मंत्रिमंडल विस्तार को बहुत शानदार बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने जो संकल्प लिए उन्हें किसी भी सूरत में पूरा किया जाएगा। नहीं मिला है, हमको क्या मिलेगा आपको कैसे मालूम है? पार्टी के अंदर जो भी दायित्व मिलता है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बहुत सोच समझकर उस काम को करते हैं। बहुत शानदार जानदार मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश सरकार की हुई है। नीतीश जी के नेतृत्व में ये सरकार ने जो संकल्प लिया है उसको हर हालत में सरकार पूरा करेगी और हम समझते हैं कि शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है वो सर्वोत्तम है। बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर रिजल्ट के बाद पहली बार एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल पहुंचे। एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं ओवैसी ने बायसी और अमौर विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया और जनता को धन्यवाद दिया। कहा कि जब तक सीमांचल का विकास नहीं होगा तब तक इन विधायकों को बैठने नहीं देंगे। सीमांचल की महान जनता ने जितना बड़ा जनादेश कि आप तमाम ने अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए यहाँ से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार को जनाब गुलाम सरवर साहब को आपने कामयाब किया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये आपके इत्तेहाद की कामयाबी है, ये आपकी एक सियासी सोच की कामयाबी है। वैसे से गुलाम सरवर साहब की कामयाबी इंशाअल्लाह एक नए बाप का यहाँ पर आगाज होगा कि हम उस वक्त तक न चैन से बैठेंगे न उस वक्त तक किसी को पटना में चैन से बैठने देंगे जब तक सीमांचल की आवाम के चेहरों